हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 11 जो कि क्लास 6 का ही चैप्टर है। ठीक है, किसका नाम है, क्या नाम है? ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, यानी कि व्यापारी। जो पिछले समय में जो व्यापारी थे यानी जो बिजनेसमैन थे उनको ट्रेडर्स कहा जाता था। किंग यानी कि जो राजा होते थे, ठीक है, उस राज्य के जो राजा होते थे उनको किंग कहा जाता था। और पिलग्रिम्स होते थे, पिलग्रिम्स यानी कि जो धर्म के प्रचारक होते थे। नहीं, तीर्थ यात्री के लिए जो लोग जाते हैं इस समय में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, उन्हीं को पिलग्रिम्स कहा जाता है। ठीक है, तो पिलग्रिम्स थे भी थे पहले के ज़माने में। लोग जाते थे अलग अलग मंदिरों में घूमने के लिए, अलग अलग देश में घूमने के लिए, तो उनको पिलग्रिम्स कहा गया, यानी कि तीर्थ यात्री। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये सारी जो बातें होंगी वो किस पीरियड के होंगी ये आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है मौर्य पीरियड, यानी कि जो मौर्य थे उस समय के, वो लोग राज करते थे उस समय में पूरे भारत में। तो कह रहा है कि यहाँ इनके जन्मजात यानी कि ये जन्म से ही क्या थे, सक्सेसफुल थे, यानी कि जो इनके पूर्वज थे, जो इनके दादा दादी थे, वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा सक्सीड थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश थे, जिसकी वजह से इनका जो मौर्य मतलब कि जैसे इनका जो किंगडम था काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, ये कौन कौन थे जो लोग मतलब पावरफुल थे? ये थे संगाज। ठीक है, ये क्या है, सारे मौर्य हैं, यानी कि जो इनका सरनेम होता है वो मौर्य से आता है। संगाज मौर्य, कनवाज मौर्य, सतवानाज मौर्य, इंडो ग्रीक, सकाज, कुशानास, ये सारे कुछ ऐसे मतलब नाम हैं जो उस समय में क्या करते थे, राज करते थे पूरे भारत में अशोका के बाद। तो वही कह रहा है वी शैल स्टडी अबाउट देम, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सदर्न किंगडम, यानी कि जो साउथ की तरफ किंगडम है, यानी कि नॉर्थ साउथ की तरफ जहाँ तमिलनाडु वगैरह है। तो वहाँ कुछ ऐसे मतलब राजा थे जो काफ़ी पावरफुल थे अशोका के समय में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है सदर्न किंगडम। ठीक है, क्या कहता है, 3 सदर्न किंगडम्स, यानी कि 3 साउथ के यानी कि दक्षिण की तरफ ऐसे किंगडम थे, राज्य थे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिसका नाम था चोलास, सेरास एंड पांड्यास। ये 3 ऐसे मतलब जगह थी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी उस समय में, मौर्य के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मतलब इनके अलावा कोई राज नहीं कर पाता था। ठीक है, तो कोई भी अगर आप साउथ का मतलब कोई भी हिस्ट्री इतिहास उठाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि चोलास, सेरास और पांड्या तीनों में से एक नाम आपको जरूर मिलेगा जो कि उस समय में काफ़ी ज़्यादा क्या थे, पावरफुल थे अशोका की तरह। अशोका कौन है, हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, जाके चेकआउट जरूर करिएगा। कह रहे एग्जिस्ट ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, ये किस में थे, मौर्य पीरियड में, यानी कि जो मौर्यन आए थे राज करने, जब उनका पीरियड चल रहा था तभी ये भी थे, चोला, सेराज और पांड्याज। ठीक है, तो ये लोग मौर्य एम्पायर के पार्ट नहीं थे, यानी कि जो मौर्य नॉर्थ में राज कर रहे थे उस समय में, ये उनके पार्ट नहीं थे, लेकिन उनके साथ क्या था, काफ़ी अच्छा खासा रिलेशनशिप था, उनका एक संबंध था। ठीक है, इनका अलग राज्य था, उनका अलग राज्य था, लेकिन दोनों का संबंध काफ़ी अच्छा था उस समय में। दिस किंगडम्स बिकम पावरफुल, ये जो किंगडम्स थे 3, चोला और सेरा और पांड्या, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल थे उस साउथ में, जो कि 300 साल पहले राज कर रहे थे वहाँ पे साउथ में। और नॉर्थ में कौन थे, मौर्यन उसी समय के थे। कह रहा द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर आल्सो मेंशन द वर्ड मूवेंडर। कह रहा जो उसमें के कंपोजिशन थे यानी कि जो लिखते थे, उन्होंने एक लिटरेचर लिखी, कहानियाँ लिखी है, जिसका एक वर्ड आता है मूवेंडर करके। मूवेंडर मतलब 3 चीफ यानी कि 3 राजा, जो कौन थे, चोला, सेरा और पांड्या। साउथ में मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जैसे कि नॉर्थ में अशोका वगैरह थे, वैसे ही साउथ में ये लोग फेमस थे। लगभग 2300 साल पहले की बात है। मूवेंडर वॉज यूज फॉर द हेड ऑफ दीज 3 रूलिंग फैमिलीज। मूवेंडर जो है शब्द है या एमसीक्यू हो सकता है आए, इसका मतलब था कि 3 राजा जैसे कि चोला, सेरा और पांड्या साउथ में उसमें राज कर रहे थे। दिस किंगडम और अलॉन्ग द कोस्ट एंड कावेरी वैली, जो कावेरी नदी है यहाँ पे ऐसे बहती है, वहीं पर ये तीनों किंगडम्स थी। कावेरी नदी सुनो ना, साउथ में है, तो वहीं पर ये तीनों जो राज्य था वहीं पर ये था, कावेरी वैली के बगल में। Among the various river valley, that of the Kaveri is the most fertile, so this kingdom became rich and fertile। कह रहा है उसके साथ और भी नदी थी, लेकिन जो कावेरी नदी थी उसके आसपास की जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी रिच थे और मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, मतलब खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से ये लोग अमीर बने और मोर पावरफुल बनते चले गए। ठीक है, तो कावेरी नदी के ये लोग बगल में रहते थे, कौन, चोला, सेरा और पांड्यास। तो नेक्स्ट आता है हमारा, इन तीनों में से सबसे पहले पढ़ेंगे चोलास के बारे में। तो कह रहा है कि द चोला किंगडम वाज द मोस्ट फेमस अमंग दिस 3 किंगडम, इन तीनों किंगडम में से यानी कि चोला, सेरा और पांड्या में से सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, चोलास। ठीक है, ये क्या थे, एक कावेरी डेल्टा के बगल में रहते, यानी कि जो कावेरी नदी थी उनके बगल में ये लोग थे। इट कवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट इन तंजावुर एंड तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। कह रहा है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में है, वहीं पर ये लोग क्या थे, राज करते थे। इट्स कैपिटल, इसका कैपिटल क्या था, उरायूर। क्या था, उरायूर।
इलारा और करिकला, यानी कि 3 इसके क्या थे, कैपिटल थे। वर टू इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ चोला, मतलब चोलास जो थे इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा क्या थे, मोस्ट पावरफुल थे और ज़्यादा रिच थे, ठीक है, चोलास। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो चोलास थे इनका एक जगह था जिसका नाम था फूअर और कावेरीपट्टनम, वाज अ लार्ज पोर्ट एंड ट्रेड सेंटर ऑफ द चोलास, यानी कि जो चोलास थे ना उनका ये सबसे बड़ा क्या था, बिजनेस का जगह था या पॉइंट था, 2 था, यहाँ फूअर और कावेरीपट्टनम। यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेड होता था, यानी बिजनेस होता था, और सबसे ज़्यादा खेती वगैरह भी जो सामान होता था ये लोग क्या करते थे, बेचते थे और एक दूसरे से दूसरे राज्य में पोर्ट करवाते थे। तो सबसे बड़ा जो पोर्ट और ट्रेड सेंटर था चोलास का क्या था, फूअर और कावेरीपट्टनम। फूअर यानी कि एक तरह से जगह है, गंदा वाला डॉटी वाला फूअर नहीं। तो फूअर कावेरीपट्टनम क्या था, इन लोग का मेन ऐसा सिटी या जगह कह सकते हैं, पोर्ट था या ट्रेड सेंटर था जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस होता था इन लोग का, चोलास का। तो चोलास जो थे काफ़ी ज़्यादा क्या थे, फेमस थे उस समय में इन तीनों से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम्स है वो है चेरास का। देखो इस लोग कुछ चेरास पढ़ते हैं, कुछ लोग सेरास पढ़ते हैं। तो इनका जो किंगडम था कंप्राइज हुआ था किससे, आज के केरला और तमिलनाडु का, जो साउथ में केरला है, इस जैसे ये इंडिया ना, यहाँ पे केरला है और ये वाला पार्ट तमिलनाडु। तो यहीं पे ये लोग कौन थे, चेरास रहते थे। और इनका कैपिटल क्या था, करूर या करूर वांजी करके एक नाम था वहाँ पे केरला और तमिलनाडु में, वही इनका कैपिटल था। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर अमरावली, अमरावली एक नदी थी, वहीं पे लोग रहते थे। और कि जो कावेरी नदी की क्या था, ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी थी कावेरी का। तो कावेरी के पास कौन रहते थे, चोलास, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल थे और रिच भी थे। उसके बाद आता चेरास, जो कि कावेरी नदी के बगल में एक दूसरी नदी बहती थी जिसका नाम है अमरावली। ये लोग यहाँ रहते थे, चेरा। तो चेरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब क्या थे, राजा थे उस समय के। तो अगले राजा आते हैं पांड्यास, ठीक है। ये तीनों से सबसे नीचे वाले थे, लेकिन ये भी काफ़ी क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। देखते हैं जो पांड्या किंगडम था वो कहाँ था, मदुरई में था, मदुरई और तमिलनाडु के कुछ पार्ट में, जिसका नाम था रमनथमपुरम, ठीक है। ये भी साउथ की तरफ ही था। ये तीसरे किंगडम था जो कि काफ़ी ज़्यादा उस समय फेमस था साउथ में। इनका जो कैपिटल था वो मदुरई था, ठीक है। मदुरई साउथ में आता है, जो तमिलनाडु के पास में है। तो ये इनका कैपिटल था जहाँ पर ये लोग राज करते, मतलब इनका मेन यहीं लोग रहते थे कि मदुरई में। द पांड्या रूलर्स वॉज द ग्रेट पेट्रियन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि जो पांड्या थे वो काफ़ी ज़्यादा भक्त थे, यानी कि प्यार करते थे किसको, आर्ट और यानी कला और कहानियाँ को, मतलब जो कहानी होती थी पहले के, जो आर्ट होते थे, जैसे इस तरीके से जो मूर्तियाँ होती थी इनका काफ़ी ख्याल रखते थे। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था आर्ट एंड लिटरेचर से। दे अरेंज दिस लिटरेचर असेंबली इन मदुरई, मदुरई में जहाँ इनका कैपिटल था, जहाँ लोग रहते थे, वहीं पे इन चीज़ों को क्या करते थे, संभाल के रखते थे। तो इनको काफ़ी ज़्यादा लगाव था, मतलब कि स्कल्पचर यानी मूर्तियों से, कहानियों से, आर्ट से, जो कलाएँ होती थी पहले के, तो लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे उससे। दिस किंगडम वॉज आल्सो फेमस फॉर इट्स पर्ल, ये जो किंगडम था पांड्या, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोतियाँ मिलती थी जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे, तो इसके लिए भी ये फेमस था। तो याद रखिएगा कि जो पांड्यास किंगडम थे और किस चीज़ के लिए फेमस थे, तो पर्ल्स के लिए, यानी कि मोतियाँ जो होती हैं सफ़ेद सफ़ेद काफ़ी ज़्यादा कीमती होती हैं वो, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, फेमस थे। और इनका आर्ट और लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा क्या था, पैट्रॉन था, इनको काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, ठीक है। इनका कैपिटल क्या था, मदुरई। 3 हमने देखा, 3 चोलास, जो पहला है चोलास, दूसरा सेरा और तीसरा पांड्या, क्योंकि साउथ में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल थे किस समय में, मॉडर्न के पीरियड में। अब देखते हैं कॉमन फीचर ऑफ चोला, सेरास एंड पांड्या, यानी कि मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो इनमें कॉमन थी तीनों में, यानी कि चोला, सेरा और पांड्या में, ठीक है। तो पहला कॉमन आता है सेंटर ऑफ पावर, यानी कि जहाँ से ये लोग राज करते थे, ठीक है। जैसे अशोक कहाँ से राज करता था, मगध से ना, तो ऐसे ही ये भी लोग कहाँ से राज करते थे, फूअर और मदुरई सिंह का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल था, मतलब तीनों का, यानी कि चोलास का भी, सेरास का और पांड्या का, तीनों दो कैपिटल था, जो कि दोनों कैपिटल से ये राज करते थे। तो ये कह रहा है ईच ऑफ 3 किंगडम्स हैड 2 सेंटर, इनके पास 2 सेंटर होते थे पावर को बढ़ाने के लिए, जिसका एक था वहाँ इनलैंड, यानी कि जहाँ वो लोग खुद रहते थे, ठीक है, और दूसरा था कोस्ट, यानी कि समुद्र का किनारे वाली जगह, जिसमें से कुछ 6 सिटी थी, यानी कि 6 शहर हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उसमें से 2 हमको दिए गए हैं, फूअर और मदुरई, ठीक है। फूअर किसका था, चोलास का था, और मदुरई किसका था, पांड्या का था। ये दोनों जो सिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी उन समय में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कॉमन फीचर्स क्या हैं सेंटर ऑफ पावर का। तो ये 2 MCQ में ट्रू फॉल्स या कहीं भी आ सकता है, फूअर और मदुरई, इनका 2 मेन सिटीज़ था जहाँ से ये लोग पूरे अपने राज्य को क्या करते थे, हैंडल करते थे, कंट्रोल करते थे। फूअर मदुरई क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है उन लोगों के लिए और हमारे लिए भी। अब आता है टैक्सेस, इनके टैक्सेस क्या कॉमन थे। अब नेक्स्ट आता है टैक्स, यानी कि मतलब लोगों से कैसे टैक्स लेते थे। कह रहा है कि द चीफ ऑफ दिस किंगडम, यानी कि जो इन तीनों किंगडम्स थी, वहाँ के जो मेन ऑफिसर थे, जो यानी पैसों को, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, वो डेली नहीं कलेक्ट करते थे, यानी कि मतलब मंथली वाइज हो सकता है वो कलेक्ट करते हों, लेकिन वो डिमांडेड थे, यानी कि लोगों से डिमांड करते थे कि वो लोग
उनको राजा मतलब अपने राजा को क्या दे, गिफ्ट दे, और उनको एक्सेप्ट भी करते थे। मतलब लोग डेली टैक्स नहीं लेते थे, मंथली वाइज या वीकली वाइज लेते होंगे, लेकिन लोगों से डिमांड करते थे, यानी कि मांगते थे कि आप अपने राजा को कुछ गिफ्ट दीजिए हर दिन, ठीक है। ये लोग क्या थे, ये जो ट्रिब्यूट था, यानी कि जो सहायक पड़ोसी थे, उनसे भी ये लोग क्या करते थे, मिलिट्री अपने अंडर में लेते थे। जैसे ये राजा थे वहाँ के, तो जो उनके अनके पड़ोसी थे, मतलब अलग बगल बगल के जो शहर थे, उनके जो मिलिट्री होते थे, ये भी उनके मतलब अपने अंडर में कंट्रोल करते थे उनको। इस तरीके से टैक्सेस वो लोग क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो खजाना वगैरह या जो क्रॉप्स वगैरह होती थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था इनमें। वेल्थ यानी कि खजाना, तो जब लोग युद्ध वगैरह करते थे, वॉर करते थे, तो उसमें जो इनको वेल्थ मिलता था, प्राप्त होता था दूसरे राजा से, तो इसमें से 70 या 80% खुद रख लेते थे, बाकी जो बचा हुआ होता था ये लोग क्या करते थे, अपने सपोर्टर यानी कि जो उनको सपोर्ट करते थे उनको दे देते थे, अपने फैमिली मेम्बर को बांट देते थे, सोल्जर को देते थे जो जाते थे लड़ने के लिए उनकी ओर से, पोएट जो कहानियाँ लिखते थे उस समय में, इन लोगों को क्या करते थे, वेल्थ को बांट देते थे। कौन, चोला, सेरा और पांड्या, तीनों लोग। तो इस तरीके से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पैसों का या खजाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस समय में। अब आते हैं रिवार्ड। रिवार्ड क्या कॉमन था, तो चोला, सेरा और पांड्या यानी कि जो तीनों किंगडम था, वहाँ हर एक किंगडम के राजा के पास क्या था, पोएट थे, यानी कि लेखक थे जो राजा को लेकर कहानियाँ लिखते थे या पोएम सुनाते थे। तीनों जगह के जो राजा थे, यानी कि चोला, सेरा और पांड्या के, जब उनको कहानियाँ पसंद आती थी तो उस पोएट को गोल्ड या प्रेशियस स्टोन, ठीक है, या घोड़े या हाथी या चैरियट, यानी कि जिसपे वो आ जा सकें, ये अच्छे से कपड़े उनको क्या देते थे, गिफ्ट में देते थे उन पोएट्स को, यानी कि उन लेखक को। ये तीनों लोग यानी कि चोला, सेरा और पांड्या, तो इस तरीके से वो रिवार्ड भी देते थे अपने लेखक को जो उनके बारे में अच्छी बातें करते थे या कहानियाँ लिखते थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है द डेक्कन एंड द नॉर्दर्न किंगडम, यानी कि अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ आ रहे हैं। जो राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो देखते हैं अशोका पूरा राज कर रहा था उस समय में, तो ये लोग मौर्य नहीं थे, अशोका मौर्य था, ठीक है। तो उसी समय में ये लोग थे तीनों, अब उन लोग का खत्म हो गया। अब आ देंगे अशोका की तरफ। कह रहा कि जब अशोका का डेथ हुआ 232 BC में, BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे उसके 232 साल पहले ही अशोका का जो एम्पायर था, यानी कि जो साम्राज्य था, वो खत्म हो चुका था। तो वही कह रहा है उसके मरने के ठीक बाद ही क्या हुआ, उसका मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन यानी कि खत्म होने लगा, ठीक है। यानी कि जो अशोका कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अशोका सक्सेसर वर वेरी वीक, यानी कि जो अशोका के आने वाले जो राजा थे, यानी कि उसके मरने के बाद जो राजा बने वो क्या थे, काफ़ी वीक थे और इनएफिशिएंट, यानी कि उनको लड़ने का मतलब पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं था, उनके अंदर डर था, ठीक है, तो जो कि अशोका के अंदर नहीं था। इसीलिए अशोका पूरा मतलब लगभग पूरे इंडिया को क्या करता, ऑक्युपाइड कर लिया था। लेकिन उसके मरने के बाद जो राजा बने वो काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए वो उनका जो एम्पायर था धीरे धीरे खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट करता है इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि बीच में कोई पावरफुल राजा तो था नहीं, सभी डरपोक थे। तो डरपोक की वजह से जो दूसरे राजा थे वो आके उसके किंगडम यानी कि एम्पायर में, साम्राज्य में हमला करने लगे और अपनी ज़मीन को हथियाने लगे, जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे क्या हुआ, ख़त्म हो गया। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब वो कहता है जो बीच में उसको राज करता हो। जैसा अशोका जब था तो पूरे एम्पायर को अपने राज करता था एक जगह से, यानी कि मगध से, ठीक है। तो उसके मरने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरे राजा ने अटैक करना शुरू कर दिया और उसके मौर्य एम्पायर को धीरे धीरे सत्या खत्म कर दिया। कहता है जो लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथा, वह स्किल्ड बाय हिज आर्मी कमांडर, यानी कि जो लास्ट रूलर था मौर्य का, जो अशोका सबसे लास्ट किंगडम था, ठीक है, एम्पायर का जो सबसे लास्ट किंगडम था, जो लास्ट राजा था, वो भी मारा गया। किसके द्वारा, अपने ही कमांडर के द्वारा। जैसे जो आर्मी को कंट्रोल नहीं करता है, जिसे सेनापति कहते हैं, तो सेनापति ने अपने राजा को मार दिया। जब उस सेनापति को लगा हो कि बहुत कमज़ोर राजा है, इसको आसानी से हरा सकते हैं, तो उसको मार के ये क्या कर दिया, हथियार लिया, जिसकी वजह से मौर्य एम्पायर खत्म हो गया और एक नया मतलब संघ शुरू हुआ जिसका नाम था पुष्यमित्र संघ, ठीक है। जो सेनापति था उसका जिसका सरनेम क्या था, संघ था, इसलिए उसके नाम से अब नया एक एम्पायर खड़ा हुआ जिसका नाम था पुष्यमित्र संघ, ठीक है। इन दिस वे द संघ डायनेस्टी वॉज स्टेब्लिश इन नॉर्थ इंडिया। इस तरीके से क्या हुआ, मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई और एक नया डायनेस्टी जिसका नाम था संघ डायनेस्टी, यानी कि संघ डायनेस्टी मतलब कि संघ पीरियड, जहाँ पे शरीर संघ राज कर रहा था, तो ये डायनेस्टी शुरू हुई, ठीक है। ये डायनेस्टी कब तक से कब तक चली, द संघ डायनेस्टी चली 185 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के 185 साल पहले से लेकर 73 BC तक, ठीक है। मतलब लगभग 100 साल लोग ये लोग क्या किए, राज किए, कौन, संघ डायनेस्टी। देखते हैं क्या क्या किए। कह रहा पहला पॉइंट जो पश्चिमित्र, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि पश्चिमित्र जो संघ था, यानी कि जो राजा था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और साहसी था। ब्रेव मतलब कि साहसी था और मतलब किसी का भी बैंड बजा सकता था। बिसाइड इसके अलावा देयर वर 9 ऑफ द अदर संघ किंग पश्चिमित्र डिफीटेड फॉर फेमस ग्रीक इन्वेडर मेनाडार इन 150 BC एंड पुश्ड आउट ऑफ हिज टेरिटरी। यानी कि जब ये संघ डायनेस्टी आया तो कई सारे राजा उनको लगा कि जो संघ डायनेस्टी है ये भी कमज़ोर है, इनको चलो हथियाते हैं।
लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, पावरफुल था। और इसके लगभग 9 संग किंग्स ने क्या किया, अपने दुश्मनों को हराते रहे और 105 साल या 110 साल तक क्या किए, राज करते रहे। इस तरीके से पता चलता है कि संग डायनेस्टी भी क्या थी, इंपॉर्टेंट मतलब कि पावरफुल थी और रिच थी, जिसकी वजह से कई सारे राजाओं को इन्होंने हराया संग डायनेस्टी ने। तो संग डायनेस्टी रूल्ड अबाउट 112 साल। देखो मैंने कहा ना कि लगभग 112 साल तक उन्होंने क्या किया, राज किया, यानी कि लगभग 2-3 राजा ने राज किया। द लास्ट संग किंग वॉज देवभूति हु वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर। देखो जैसे ये संग डायनेस्टी ने क्या किया था, मौर्य एम्पायर के लास्ट यानी कि राजा को मार दिया था, वैसे ही इसके ने मतलब वैसे ही संग डायनेस्टी के सेनापति ने भी अपने राजा को क्या किया, मार दिया 112 साल बाद। जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नया जो मारा था उसका नाम क्या था, वसुदेव कन्वय। क्या नाम था, वसुदेव कन्वय, जो कि 73 BC में मारा था। तो फिर इसके मतलब संग डायनेस्टी के बाद किसका शुरू हुआ, कन्वय डायनेस्टी के बाद जो मारा था, जो सेनापति था वो राज कर रहा था। देखो क्या हुआ, हमने पढ़ा साउथ के राजा के बारे में, ठीक है। उसके बाद जाना अशोका मौर्य के पीरियड में, पिछले चैप्टर में। अब यहाँ देखते हैं जैसे जैसे अशोका पीरियड में यानी कि मौर्य पीरियड खत्म हुआ, वैसे वैसे नए नए राजा आते गए। तो जो मौर्य का लास्ट राजा था उसको किसने मारा, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। फिर 173 यानी कि 185 से लेकर 73 साल तक, ठीक है, यानी कि 112 साल तक इन्होंने राज किया, इन्होंने संग डायनेस्टी ने, ठीक है। संग डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था जिसका नाम था, क्या नाम था, देवभूति, उसको भी इन्होंने मार दिया। किन्होंने, उसके सेनापति ने, जिसका नाम था वसुदेव कन्वय, जो कि 73 BC में मार दिया। फिर मारने के बाद ये अपने आपको राजा घोषित करके ये रूल करने लगा। कितना रूल किया, 73 BC से लेकर 28 BC तक, यानी कि लगभग 50 साल तक ये राज किया। अब इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो जो वसुदेव कन्वय था, जो क्या किया था, संग डायनेस्टी के लास्ट राजा को मारा था, उसका क्या किया, फाउंडर था किसका, कन्वय डायनेस्टी का। यार जाहिर सी बात है, जब उसका डायनेस्टी चालू हुआ तो वही तो मारा होगा। मतलब आप जैसे एक राजा है, ठीक है, उस राजा का जो पूरा सल्तनत है वो पूरा मान लेते हैं क्या, उत्तर प्रदेश है, उसके सेनापति ने उस राजा को मार दिया तो पूरा उत्तर प्रदेश उसका हो गया। तो इस तरीके से होता था पहले के। तो ये पहला तो जो संग डायनेस्टी 112 साल राज किया, ये 45 साल तक राज किया। दिस डायनेस्टी लास्टेड फॉर अबाउट 45 ईयर्स, ठीक है, 45 साल तक राज किया। द लास्ट कन्वा किंग वॉज किल्ड बाई सतवाना और द अंधेरा किंग। कह रहा कि जो आखिरी कन्वा डायनेस्टी का, जो आखिरी राजा था इस कन्वा डायनेस्टी का, उसको भी लोग क्या करती है, मार दिए। जैसे ही वो कमजोर पड़ा उसको लोग मौत की घाट उतार दिए। किसने उतारा, अंधेरा के किंग ने, जिसका नाम था सिमुका। क्या नाम था, सिमुका, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, राजा आते गए चलते गए, आते गए चलते गए और राज्य फैलता चला गया। दिस डायनेस्टी फॉलो बाई ब्राह्मणिशियल रिलीजन, यानी कि जो डायनेस्टी थी, अभी हमने देखा संग डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, ये कहाँ से मतलब किस धर्म से आते हैं, ब्राह्मणिशियल, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जनरल वाले जो होते हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण होते हैं ये लोग थे। दे इनकरेज वैदिक राइट्स एंड आल्सो परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइस लाइक अश्वत्थामा मेध याजना। ये हमने जाना अच्छी तरह से कि अश्वमेध याजना क्या होता है। ये लोग घोड़े को छोड़ देते हैं और जहाँ तक घोड़ा जाता है ये उनका एरिया हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग ब्राह्मण थे, यानी कि जो कन्वा डायनेस्टी था या संग डायनेस्टी था, ये लोग इस रिचुअल को क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, यानी कि करते थे। और जो उनका संस्कृति थी उसको वो लोग फॉलो करते थे। कौन, कन्वा भी और संगा भी। ड्यू टू वेरियस रिवोल्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द रूल संगा एंड कन्वा डायनेस्टी, यानी कि कई सारे युद्ध हुए जिसके वजह से संगा डायनेस्टी भी क्या हुआ, खत्म हुआ। फिर कन्वा डायनेस्टी भी खत्म हुआ। फिर उसका देयर किंगडम रिड्यूस टू द रीजन एंड मगध। फिर उसका जो किंगडम था, यानी कि जो सोका था, पूरे यानी कि नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, वो धीरे खत्म होते होते कहाँ तक आ गया, मगध तक आ गया, यानी कि बिहार तक है। जहाँ से वो शुरू किया था वहीं पे वो आ गया उसका डायनेस्टी। तो इस तरीके से मौर्य एम्पायर के ख़त्म होते ही लोग धीरे धीरे राजा आते गए, मारते गए, आते गए, मारते गए। तो कौन कौन राजा आए थे, संग डायनेस्टी आया था, कन्वा डायनेस्टी आया था, ठीक है। अब देखते हैं सतवाना डायनेस्टी क्या था ये। तो कह रहा नेक्स्ट टॉपिक आता है सतवाना वाले। ये 2800 BC से लेकर 225 AD तक राज किया, मतलब इन्होंने भी लगभग 200 साल तक क्या किया, राज किया। ये कौन थे, सतवाना जो थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेसर थे मौर्य के बाद डेक्कन में, यानी कि जो मौर्य यानी कि जो अशोका था, उसके बाद अगर कोई राजा आया जिन्होंने इतने सालों तक राज किया था, वो किसने, कौन थे, सतवाना। बाकी जो संग डायनेस्टी और कन्वा डायनेस्टी था, इन्होंने बस 100 सालों तक या 4500 साल तक, यानी कि 45 साल तक क्या किया, राज किया। मतलब कि अशोका के बाद जो दूसरा राजा आया वो कौन था, सतवाना था। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा सक्सेसर था। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन दिस डायनेस्टी। सतवाना डायनेस्टी का ये राजा था कौन, जिसका नाम था गौतमी पुत्र, यानी कि उसका जो पिता का नाम था गौतम था, ठीक है, श्री सतकर्णी, ठीक है, ये राजा था, राजा का नाम था सतकर्णी। इस डायनेस्टी का यानी कि सतवाना डायनेस्टी का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल राजा था, जैसे कि अशोका था, ठीक है।
ही रूल्ड बिटवीन द 1680 टू 130 AD। AD क्या होता है, BC क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, जिसको नहीं पता वो जाके देख ले। AD यानी कि अन्नो डोमिनी होता है फुल फॉर्म, यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने के बाद, यानी कि क्राइस्ट के एक पैदा होने के 130 साल बाद कौन आए, सतकर्णी आए, जिसका नाम था सतवाना डायनेस्टी। ठीक है, तो इन्होंने लगभग यहाँ से 106 AD से लेकर 130 AD तक राज किया। यानी कि जो इसका राज्य था, कह रहा नेक्स्ट पॉइंट का राज्य, यानी कि जो सतकारी था, यानी कि जो सतवाना डायनेस्टी था, उसका जो राज्य फैला हुआ था वो गोदावरी से लेके, यानी कि अपर गोदावरी जो नदी है, हमने देखा होगा गोदावरी नदी है, नाम सुना होगा, ये बीच में आती है, यानी कि इंडिया के बीच में आती है गोदावरी नदी, है साउथ की ओर लेकिन आती है बीच में। ठीक है, लंबी नदी है ना। तो यहाँ से लेके गुजरात, कथिवार, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, नॉन कोंकण, बिहार, मालवा, नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु, यानी कि बीच से लेके पूरा नॉर्थ साउथ तक फैला हुआ था इसका राज्य। किसका, सतवाना का है। मतलब ये भी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग रहा हुआ, तभी तो अपने साम्राज्य को फैलाया था लड़ के। इस तरीके से इन राज्यों तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। किसने, सतकर्णी ने, यानी कि सतवाना ने। ठीक है, वी नो अबाउट हिम मेनली फ्रॉम इंस्क्रिप्शन कंपोज बाई हिज मदर गौतमी बलसारी, यानी कि जो इसकी माँ थी, किसकी, सतकर्णी की, सतवानास की। इसकी माँ काफ़ी मतलब अपने बेटे के बारे में क्या करती थी, प्रचार करवाती थी कि मेरा बेटा है जो कि राज कर रहा है। तो अलग अलग पत्थरों पे, अलग अलग इंस्क्रिप्शन पे ये अपने बेटे के बारे में लिखवाती थी। ठीक है, जिसकी वजह से पता चल रहा कि क्या कहता है, जो सतकर्णी था, सतवाना काफ़ी पावरफुल किंग था। नेक्स्ट पॉइंट करता है कि सतकर्णी के साथ, यानी कौन था, सतकर्णी कौन था, राजा था सतवाना का। कह रहा सतकर्णी के साथ जितने भी अदर राजा हुए, मतलब इसके अलावा जो और राजा हुए, उनको एक साथ क्या कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, यानी कि दक्षिण का राजा कहा जाता है इनको। किसको, सतवानास को। मतलब ये लोग काफ़ी बड़े और मोस्ट पावरफुल राजा बन गए थे, इसलिए इनके दक्षिण पथ, यानी कि दक्षिण होता है कि साउथ का, इनको राजा कहा गया, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, यानी कि साउथ का राजा, यानी कि लॉर्ड यानी कि राजा होता है, या महाराज कह सकते हैं। तो दक्षिण का ये लोग राजा थे, सतकर्णी और उसके दूसरे रूलर्स, यानी कि दूसरे किंग। दक्षिण पथ मीन्स द राउट लीडिंग द साउथ। दक्षिण पथ देखो यहाँ दिया है, दक्षिण पथ मतलब होता है कि जो साउथ को राज कर रहा है, यानी कि जो साउथ पे राज कर रहा हो। तो यही लोग तो सतवाना ही थे। द टर्म वाज आल्सो यूज्ड फॉर द इंटायर सदर्न रीजन, यानी कि पूरे सदर्न रीजन के लिए भी, यानी कि पूरे साउथ के लिए ही कहा गया ये, कि मतलब दक्षिण पथ जो है पूरे साउथ के लिए कहा गया। यहाँ पर राज करते थे सतकर्णी, यहाँ सतवानास। कंटिन्यूअस वॉर स्पेशली अगेन द साकाज ग्रेजुअली वीकेंड द सतवाना, यानी कि साकाज आए बाद में। ठीक है, साकाज कौन थे, ये भी एक तरह से डायनेस्टी थी जो काफ़ी मोस्ट पावरफुल थे। तो इनके साथ इन्होंने लड़ा, यानी कि सतवाना ने साका के साथ लड़ा, और ये क्या किए, जो सतवानस थे पावरफुल से क्या हुए, कमज़ोर हो गए हैं लड़ने के बाद। जैसे काफ़ी ज़्यादा आर्मी इनकी क्या हो गई, मर गई, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इनका डाउन हो गया, जिसकी वजह से साका इन्होंने क्या किया, हरा दिया। द प्रोविंशियल गवर्नर डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड दस एम्पायर ब्रोक इनटू मेनी किंगडम, यानी कि साकास के लड़ने के बाद, माने कि इनसे लड़ने के बाद इनका जो किंगडम था बुरी तरह से टूट गया, और इनका जो एम्पायर था, यानी कि जो साम्राज्य था, वो धीरे धीरे टूट के नए नए किंगडम्स में बनने लगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि साकास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो वो भी लोग, जिसकी वजह से लड़ने के बाद जो सतवाना के किंगडम था धीरे धीरे टूटने लगा, मतलब कमज़ोर पड़ने लगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऊपर से दक्षिण की ओर। जैसे ये मान ली मैप है हमारा, तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट कह रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो यहाँ से इन लोगों ने क्या किया, कुछ लोग थे जो राजा थे, अटैक किए। कौन थे देखते हैं। कह रहा मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद, यानी कि जो अशोका पीरियड था, तो अशोका बहुत बड़ा राजा माना जाता है। ठीक है, अपने पीरियड में। तो उसके मरने के बाद कई सारे छोटे छोटे मतलब राज्य आए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा सतवानास थे, कनवा थे, संग डायनेस्टी थी। तो उसके सामने क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं। किसके सामने, अशोका के सामने सब छोटे छोटे राजा हैं। कह रहा है मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद कई सारे छोटे छोटे और कमज़ोर किंगडम्स आए, उन्होंने लड़ा, यानी कि देव आर आल्सो फॉट विद ईच अदर सुपरियरिटी, यानी कि एक दूसरे में लड़ते रहे वो, यानी कि अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए वो एक दूसरे से क्या हुए, लड़ते रहे। ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन पावर, यानी कि बाहर के देश के राजा, पर्टिकुलरली इन इंडो ग्रीक, जिसको कहा जाता है इंडो ग्रीक, वो आए। जैसे साकास थे, साका कौन थे, इंडिया के लोग नहीं थे, ये फॉरेन के लोग थे, यानी कि देश के, इंडिया के बाहर के लोग थे। अभी तक हम जिन्हें देखो, सिंपल सी बात है, अभी तक हमने जितना भी लड़ा, संग डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी, कनवा डायनेस्टी, ये सारे इंडिया के लोग थे। ठीक है, आपस में लड़ रहे थे, और जो जीतता था वो अपने किंगडम को बनाता था, 40-45 तक राज करता था। लेकिन बाद में जब सतवाना डायनेस्टी खत्म हुआ, ठीक है, तो किसने हराया था, सकाज ने। तो सकाज कौन थे, बाहर के लोग थे। ये लोग जब बाहर से आए तब देखिए कि ये लोग आपस में क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। इसका फ़ायदा उठा के इन्होंने क्या किया, दूसरे राजा के साथ मिलकर तीसरे राजा को हरा दिया।
तो इस तरीके से ये लोग हराते गए और ख़ुद को अपने आप पे इतना बड़ा कर लिया कि ठीक है, मतलब ये लोग इंडिया पे राज करने लगे, मतलब कि बाहर के लोग इंडिया पे राज करने लगे। वही अब वही हम देखेंगे कैसे कैसे इंडिया के राजा अब हट के बाहर के राजा लोग आएंगे और इंडिया पे राज करेंगे। तो पहले आते हैं द इंडो ग्रीक्स। ये कौन थे? तो जो इंडो ग्रीक्स थे लोग थे, ये पहले इन्वेडर्स थे, यानी कि इन्वेडर्स यानी कि जो बाहर से हमला कर रहे हो, ठीक है। तो ये पहले बाहरी हमलावर थे जिन्होंने बैक्टीरिया पर राज किया था, यानी कि अफगानिस्तान पर राज किया था। अफगानिस्तान कहाँ हमने बताया है, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, भारत है, तो यहीं पर अफगानिस्तान है। तो इन्होंने पूरे अफगानिस्तान को राज किया था, जिसके बाद राज करने के बाद इन्होंने इंडिया में प्रवेश किया, ठीक है। इस तरीके से ये लोग इंडिया में आए और इंडिया पे इन्होंने क्या किया, हमला बोला और जीतते चले गए। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज महेंद्र और मलिंडा हु रूल फ्रॉम 165 BC टू 145 BC। कह रहा है कि जो अफगानिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था मेनेंडर। क्या नाम था? मेनेंडर। इसने अफगानिस्तान पर लगभग 165 BC से लेकर 145 BC तक राज किया। फिर ये क्या किया, द इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया हु इशूड क्वाइंस, यानी कि जब वो राज करने के बाद जब अफगानिस्तान पे पूरी तरह से मतलब कब्जा कर लिए, उस अफगानिस्तान के बाद ये लोग कहाँ पर आए, इंडिया में आए हमला करने के बाद। फिर इंडिया में हमला करने के बाद इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया और नए नए सिक्के, ठीक है, इन्होंने ईजाद किए कि आज से अब पुराने सिक्के नहीं चलेंगे, अब हमारे पीरियड के सिक्के चलेंगे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रीक एलिमेंट को, जो कि भारत में बाद में जाना गया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से। जैसे एक स्कूल है भारत में गंधारा करके, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये किसने लाया था? इंडो ग्रीक्स लाए थे, यानी कि जो अफगानिस्तान के जो राजा थे उस समय में, वो लोग जब इंडिया में आए थे, ठीक है, हराने के बाद राजाओं को, तो ये लोग इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट को खोला था उस समय में, ठीक है। अब इनके बारे में देखें, इनका पहला जो राजा था वो थे साकास, यानी कि जो सतवानस को हराए थे, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में। तो कह रहा है कि जो ग्रीक थे, यानी कि जो ग्रीक के लोग थे, जो ग्रीस के लोग थे, वो किसको फॉलो करते हैं? साकास को। क्यों? क्योंकि साकास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल था, जो कि 400 सालों तक राज किया था, ठीक है। और ये इंडो ग्रीक्स यानी कि अफगानिस्तान पे भी पूरी तरह से कंट्रोल रखा था, ठीक है। इंडिया पे भी पूरी तरह से लगभग आधा इंडिया को इसने क्या किया था, ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसने 400 साल तक राज किया। कौन? साकाज ने, ठीक है। रुद्रमन वन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द साका। साका का जो सबसे बड़ा लीडर था उस समय में, जैसे अशोका था इंडिया का, वैसे ही साका का सबसे बड़ा लीडर कौन था? रुद्रमन वन। इस तरीके से उनका नाम होता है, रुद्रमन वन। तो याद रखिएगा, जिन्होंने क्या किया, अशोका के बाद जो आया था बाहर से, ठीक है, फॉरेनर ही रूलर था, यानी कि बाहर से आया था इंडिया में राज करने के लिए। क्या नाम था उसका? रुद्रमन। और उसके डायनेस्टी का क्या नाम था? साकाज, ठीक है। साकाज उस डायनेस्टी का नाम था और राजा का क्या नाम था? रुद्रमान। ये कह रहा कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था साका का। उसने रूल किया 130 AD से लेकर 150 AD तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, सॉरी मतलब क्राइस्ट के पैदा होने के बाद 130 साल के बाद से लेकर 150 तक, यानी लगभग 20 साल तक पूरी बेहतरीन तरीके से राज किया इंडिया पे भी और अफगानिस्तान पे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ही रूल्ड ओवर सिंध, मेजर पार्ट ऑफ द गुजरात, कोंकण। सोचो गुजरात तक वो चलाया था राज करते करते, यानी कि इतना ज़्यादा वो पावरफुल था। नर्मदा वैली, मालवा एंड कथिवर, इवन थ्रू द ही वाज अ फॉरेन रूलर सेटल इंडिया। कह रहे कि ये पहला राजा था, यानी कि रुद्रमन जो था, साकास का जो लीडर था, राजा था, वो पहला राजा था जिसने फॉरेन कंट्री में आकर ऑक्युपाई कर लिया था लगभग आधे भारत को, ठीक है। सोचो कितना पावरफुल होगा कि एक देश को छोड़ो दूसरे देश में भी, वो भी इंडिया जैसे देश में आकर उसने क्या किया था, जहाँ पर अशोका राज करता था वहाँ पे आके इसने अपना दबदबा बना लिया। स्टिल ही हैड ग्रेट लव फॉर संस्कृत लैंग्वेज, ही आल्सो वर्शिप लॉर्ड शिवा। सोचो इसके बाद, यानी कि फॉरेन होने के बाद भी जो धर्म था भारत का वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही रहा होगा, तभी तो उसने संस्कृत को भी अपनाया, ठीक है। संस्कृत भाषा में उसने बात करना सीखा और लॉर्ड शिवा यानी कि शिव की पूजा भी करना उसने सीखा और काफ़ी ज़्यादा पूजा करता था। कौन? रुद्रमन वन, जो कि साकास का लीडर था। इस तरीके से साकास हमने जाना। अब आते हैं खुशनास, ये दूसरे लीडर हैं, ठीक है। ये हो गया साकास जिन्होंने क्या बोलते हैं कि इन लोगों को हराया था, सतवानास को, ठीक है। ये थे साका जो कि फॉरेन आए थे पहली बार भारत में राज करने के लिए। अब हमें कुशाना देखते हैं, कुशाना कौन थे। कुशाना भी क्या थे? एक तरह के फॉरेन ही थे जो कि अपना राज्य को फैलाए थे। कहाँ से? खुशारन इन सेंट्रल एशिया टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, यानी कि ये लोग उत्तर प्रदेश तक मानिए यानी कि राज कर लिए थे, ठीक है। मतलब ये भी तरह से फॉरेन ही थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को कहाँ तक फैलाया था, खुशारन से लेके सेंट्रल एशिया में एक जगह खुशारन में, ठीक है। एशिया क्या है हमने पढ़ा जियोग्राफी में, अब जाके पढ़िएगा। एशिया यानी कि कई सारे देश आते हैं जहाँ पे हमारा भी देश आता है इंडिया, तो वहीं पर एक जगह था खुशारन, वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के राज्य तक इन्होंने राज किया था। किसने? खुशानाज ने। दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया नाउ इन रसिया, अ पार्ट ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान। सोचो
रसिया पे राज किया था इन्होंने। उतनी बड़ी देश है, वहाँ से लेके ईरान, अफगानिस्तान और हमारा भारत, यानी कि कुछ पाकिस्तान भी, पहले क्या था इंडिया पाकिस्तान एक में था, अलग नहीं था ना। सोचो इन इन राज्यों पे इन्होंने राज किया था कुशाना, सोचो कितने बड़े लीडर थे। साकास तो बस अफगानिस्तान और इंडिया के कुछ पार्ट में ही राज किए थे, ठीक है। अशोका तो पूरे भारत में राज किया था ना। अशोका के बाद देखा जाए तो साकास थे, साकास के बाद आते हैं तो कुशाना, यानी कि कुशाना जो थे साकास से भी बढ़कर थे, क्योंकि रसिया सोचो सबसे बड़ा देश माना जाता है पूरे पृथ्वी पे, उस पर ये लोग राज किए थे, ठीक है। कौन? कुशानाज ने, ये थे कुशानाज, स्टैचू ऑफ कुशाना किंग, ठीक है। रसिया पे राज किए थे, ईरान पे राज किए थे, अफगानिस्तान पे राज किए थे। फिर कह रहा होल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान पे इन्होंने राज किया था। और नॉर्थ इंडिया इन्हें, यानी कि कश्मीर वैसे पार्ट जो था, हरियाणा पंजाब, वहाँ पे इन्होंने राज किया था, ठीक है, कुशानाज ने। दे वर रूल्ड अराउंड 2000 ईयर अगो, लगभग अब से आज से, यानी कि 2023 से लेकर 2000 साल पहले इन्होंने राज किया था। कहाँ पे? इन जगहों पे। पेशावर एंड मथुरा वर द 2 मेजर सेंटर ऑफ द पावर्स, यानी कि पहले इंडिया में जो था, अगर आप इन 2 जगहों को अपने अंडर ले लेते हैं, यानी कि आप इंडिया को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 जगहें थी? पेशावर था और मथुरा था, यानी कि मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इन 2 जगहों पर अगर आप ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो यानी कि आपका नॉर्थ आपका पूरा हो जाएगा आपके अंडर में, ठीक है। इस तरीके से ये कुशाना थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट पावरफुल थे उस समय में। कुशानास का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ से, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द कुशानाज वर अमॉन्ग द अर्लीस्ट रूलर, कह रहा है कुशाना जो थे, ठीक है, जो राज किए थे अलग अलग पार्ट के, यानी कि रसिया पे, अफगानिस्तान, ईरान पे, तो ये लोग ऐसे मतलब राजा थे जिन्होंने पहली बार मतलब इन राज्यों में गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे, यानी कि जो सिक्के चलते थे वो गोल्ड के होते थे। अभी तक हमने जितना देखा था साकास का, सतवानास का, कन्वा का, संगा का, इनका जो सिक्के थे वो किसके थे? सिल्वर के थे, ठीक है, या एल्यूमिनियम के थे, या पत्थर के थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन किसी का नहीं था अभी तक, ठीक है। तो कुशाना पहले थे, यानी कि ये लोग पहले राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में गोल्ड कॉइन्स शुरू करना बनाया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द कुशाना वर द अमंग द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन, पहली बार गोल्ड कॉइन को इन्होंने इशू किया था। इस तरीके से होते थे गोल्ड कॉइन। दिस कॉइन वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स, यानी कि जो व्यापारी होते थे उस समय के, यानी कि जो बिजनेसमैन होते थे, सिल्क रूट के जरिए इस सिक्के से, यानी गोल्ड कॉइन से वो लोग अपने सामान को हेर फेर यानी कि बेचते रहते थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कनिष्क। कनिष्क कौन था? देखिए अभी तक हम लोगों ने बस कुशाना के बारे में पढ़ा, कुशाना के लीडर के बारे में नहीं पढ़ा। जैसे अभी हमने देखा ना कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन राजा थे, राजा का नाम भी देखा हम लोगों ने। तो अभी कुशाना का राजा का नाम मैं देखा था, तो उसमें एक राजा था कनिष्क, जिसका नाम था कनिष्क। वॉज द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर, यानी कि जो कुशाना का जो सबसे बड़ा रूलर था वो कौन था? कनिष्क था। जैसे कुशाना कई सारे राजा हुए होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कौन था? कनिष्क था। ही रूल्ड 1900 साल पहले, लगभग आज से 1900 साल पहले इसने रूल किया था उस इन जगहों पे जो हमने अभी देखा। ही इज़ नोन इन हिस्टोरिकली स्पेशली फॉर 2 रीजन। कह रहा कि मतलब जो इतिहासकार थे वो कह रहे हैं कि वो लगभग 2 रीजन से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। कौन? कनिष्क। पहले जो सबसे पहला रीजन है, कह रहा कि इसने सबसे पहले, कनिष्क ने सबसे पहले एक नया इरा की शुरुआत की जिसे कहा गया सका इरा, जो कि 78 BC में लगभग चालू हुआ था। दिस इज़ नाउ फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है। अब सका एरा क्या होता है ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी आपको बस इतना जानना है कि कनिष्क ने, जो कि कौन था? कुशाना का लीडर था उस समय में, सबसे बड़ा लीडर था। तो इसने एक इरा की शुरुआत की, इरा की यानी कि साल की शुरुआत की, जिसका नाम था सका इरा। क्या नाम था? सका इरा, जो कि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सका इरा को फॉलो करती है। अब सका इरा क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से और ज़्यादा फेमस हुआ, कहता है कनिष्क होल फैटरली पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म, यानी कि ये बुद्धिज़्म को भी फॉलो करता था। कौन? कनिष्क। यानी कि हमारे भारत का जो धर्म था काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा, तभी तो लोग आते थे, पूजा करते थे। वैसे ये भी कनिष्क आया था, किसको पूजा करता था? बुद्ध को, भगवान का, ठीक है, बुद्धिज़्म का। इसीलिए इसको कहा जाता है सेकेंड अशोका। अशोका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेकेंड अशोका कहा गया, क्योंकि ये भी क्या करता था? बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, ठीक है। अशोक इनकरेज आर्ट एंड लिटरेचर, ये भी कला और कहानियों को पसंद करता था, जैसे कि चोलास वगैरह करते थे। ही पैट्रोनाइज द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था जिसको पुराने राजा ने बनवाया था, इसको भी इसने क्या किया? पैट्रोनाइज कर दिया, यानी कि थोड़ा फेमस कर दिया और अच्छे से गोल्ड कॉइन वगैरह रख के, ठीक है। इस तरीके से स्टैचू बनवाया था कनिष्क ने अपना, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। यानी कि मथुरा में आप जाएंगे स्कूल ऑफ आर्ट में तो आप देखेंगे कनिष्क का मूर्ति बना हुआ है जिसमें उसका सर नहीं है। सर क्यों नहीं है ये भी हम नहीं जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है,
हो सकता है उसका सर कोई काट दिया हो इसलिए। तो वही कहते एक हेडलेस मूर्ति है। अगर आप लोग मथुरा जाते हैं घूमने के लिए तो इस कनिष्क की मूर्ति को जरूर देखिएगा। ये क्या ऐतिहासिक है, यानी कि हिस्ट्री है हमारे भारत का। तो ये थे कनिष्क यानी कि साकाज वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फीचर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड के खत्म होने के बाद क्या क्या हुआ अभी हम तो देखा। उसके बाद क्या क्या हुआ, यानी कि बिजनेस वगैरह में कैसे क्या हुआ, ठीक है, लोग कैसे रहने लगे थे, धर्म कैसे बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद मौर्य पीरियड के बाद यानी कि अशोका के मरने के बाद सबसे पहला फीचर आता है ट्रेड। ट्रेड में क्या प्रभाव पड़ा मौर्य खत्म होने के बाद देखते हैं। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है कि पोस्ट मॉडर्न के बाद यानी कि अशोका के मरने के बाद क्या हुआ, बिजनेस काफ़ी फैल गया। कैसे फैल गया देखते हैं। कह रहा है कि ट्रेड फ्लोरिश सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि पोस्ट मौर्य पीरियड में, यानी कि जो मौर्य पीरियड खत्म हुआ उसके बाद, पोस्ट यानी कि बाद वाला, यानी कि उसके बाद होता है, पोस्ट मतलब होता है एक बाद वाला। तो मौर्य पीरियड के बाद यह वो ट्रेड काफ़ी फेमस हुआ। किसके वजह से, जो चोलास थे, सेरा और पांड्या थे, उसके बाद जो और राजा बसते, सतवाना, ग्रीक, कुशाना, प्रमोट किए किसको, ट्रेड को, यानी कि व्यापारियों लोगों को बढ़ावा दिया, बिजनेस को बढ़ावा दिया, कॉमर्स को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े नंबर में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के सिक्के क्या हुए, प्रचलित हो गए अलग अलग देशों में। इस तरीके से ये इंडिया था, इंडिया के लोगों ने, चोलास वगैरह थे यहाँ पर, तो अपने सामान को भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसकी वजह से कॉमर्स यानी कि ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से गोल्ड कॉइन्स अभी भी हमने देखा कनिष्क ने गोल्ड कॉइन्स बनवाए थे। इस तरीके से सिक्के वगैरह भी चलते चले गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस काफ़ी अच्छा सब लोगों का चलने लगा। तो कह रहा है कि कुछ जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्ट वगैरह मतलब बिजनेस वगैरह सेटल किए जाते थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट किए जाते एक जगह से दूसरी जगह तक। तो कहते फुअर थे, यानी कि हमने देखा ना, फुअर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वगैरह होता है। नेक्स्ट आता सोपारा, कल्याण एंड ब्रोच वर द मेन सेंटर ऑफ द ट्रेड, यानी कि मेन जगह थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस या व्यापारी लोग आते थे और व्यापार करते थे, ठीक है, थे दूसरे कंट्री के साथ। जिसकी वजह से अगर आता एग्जाम लिखने के लिए कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा, यानी कि बिजनेस काफ़ी और ग्रो हुआ। जिसकी वजह से किस वजह से, चोलास वजह से, चेरा वजह से, पांड्या और सतवाना, ग्रीक ऑफ कुशाना की वजह से। किसके कारण, क्योंकि इन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन, सिल्वर के कॉइन, जो कि काफ़ी आसान हुए सामान को बेचने और लेने के लिए। सामान जब लोग बेचने आते थे, जैसे मछली वगैरह थे, जैसे मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं मछली का, जैसे 100 कुंटल मछली है, ठीक है, पकड़ के लाए हैं समुद्र में से, समुद्र लाए चेन्नई में रखे हैं, ठीक है। तो चेन्नई वाले क्या करेंगे, उस मछली को बेचेंगे और बेचने के बदले में वो लोग क्या लेंगे, भाई नाव तो लेंगे नहीं, पैसा ही लेंगे। तो पैसा कहाँ से आता था, इस तरीके से पैसे आते थे, ठीक है। वहीं से पैसे का शुरुआत हुआ बिजनेस में, इसलिए ट्रेड काफ़ी मतलब फैल गया था इन लोग के राज्य में। कहता है साउथ इंडिया वाज द फेमस फॉर गोल्ड, यानी कि जो साउथ इंडिया था अभी हम लोग पढ़ा, जहाँ ये लोग पाए जाते थे, चोला, सेरा और पांड्या, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड पाए जाते थे, यानी कि सोना वगैरह पाया जाता था, खदान था वहाँ पे, मसाले पाए जाते थे, जो कि मिर्च पाए जाते थे, जो अलग अलग दुनिया में भेजे जाते थे मतलब बिजनेस करने के लिए। पेपर मतलब होता है लाल मिर्च, ठीक है, या काली मिर्च, ठीक है, जो आँख में डाले तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो साउथ इंडिया में सब चीज़ें पाई जाती थी, जिसकी वजह से इनकी जो वैल्यू थी और ज़्यादा बढ़ गई रोमन एम्पायर में, ठीक है। इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, यानी कि जो पेपर था ना, यानी कि जो काली मिर्च थी, इसको ब्लैक गोल्ड से नाम जाना गया, ठीक है। इसको ब्लैक गोल्ड कहा गया, क्यों, क्योंकि जो पेपर था और कहीं नहीं होता था उस समय में, ठीक है, पूरे पृथ्वी पे उस समय में और कहीं पेपर नहीं होता था, जिसकी वजह से और ज़्यादा फेमस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो बिजनेसमैन थे उस समय के मौर्य पीरियड के, यानी कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के, वो एक देश से लेकर दूसरे देश तक इन चीज़ों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। किन चीज़ों का, सोने का, मसालों का, काली मिर्च का। दोस्तों कहाँ लोग जाते, सबसे ज़्यादा जाते थे रोम में, रोम से जाते थे दूसरे देशों में, मतलब शिप्स के द्वारा, यानी कि समुद्र के द्वारा। पहले तो जहाज होता नहीं था, तो समुद्र के द्वारा ही लोग क्या करते थे, अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और सामान को बेचते थे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि जो ट्रेडर्स थे, यानी कि जो व्यापारी थे, वो क्या करते थे, कुछ समुद्र के रास्तों को उन्होंने ईजाद किया, यानी कि खोजा कि ये रास्ता यहाँ पर जाएगा। इस तरीके से अरेबियन सी भी क्या हुआ, अस्तित्व में आया कि अरेबियन सी से भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पर, अरेबियन सी क्या है, हमारा भारत कौन कौन से पड़ोसी से घिरा हुआ, सामने हमने जियोग्राफी में पढ़ा दिया है, ठीक है, जाकर चेकआउट करिएगा। कह रहे इन तरीक़ों से क्या हुआ, बिजनेस काफ़ी बढ़ता चला गया व्यापारियों के द्वारा। तो व्यापारियों को प्रमोट कौन किया, ऐसे राजा ने, चोला, सेरा वगैरह ने, सतवाना ने, कुछ कनिष्क ने, सब क्या किया, अपने सामानों को लोग बेचते थे, जिससे और ज़्यादा पैसा आता था। अब आते हैं सिल्क एंड सिल्क रूट, यानी कि जिसके रास्ते से ये लोग क्या करते थे, सामान को बेचते थे, उसी को सिल्क रूट कहते हैं। पहले के समय में जो क्या होता था, जो रास्ता नहीं होता था, तो लोग रास्ता को डेवलप करते थे और उसी रास्ते को फॉलो करते थे, तो उसी को हम कहते हैं सिल्क रूट। तो सिल्क रूट क्या, सिल्क आप लोग देखते हैं कि साड़ी वगैरह बनता है, तो
तो उसको सिल्क कहते हैं। और सिल्क को जब एक दूसरे से दूसरे देश ले जाया जाता है, ठीक है, रास्ते के जरिए, किसी के भी जरिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, उसको सिल्क रूट कहते हैं। तो कह रहा है कि उस समय में सिल्क जब मतलब अस्तित्व में आया था, यानी कि जब राजा के नज़र में आया था, उस सिल्क का कपड़ा जो होता है काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है, यानी कि ग्लोसी होता है, ठीक है, चमकता रहता है, स्मूथ होता है, जिसकी वजह से जो समय जो रानियाँ थी या जो राजा थे, इसी के कपड़े पहनना उनको शोभा देता था। जैसे और कोई कपड़ा पहनते तो उनको फीका लगता था, यानी कि उसमें कलर नहीं रहता था। जैसे जैसे सिल्क आता गया वैसे ही ये सिल्क का भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? कि उसमें शाइनी था, यानी कि शाइनिंग थी और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था वो, जिसकी वजह से राजा और रानियाँ इन सबसे कपड़ों को पहनने लगी और ये काफ़ी फेमस हो गया, ठीक है। आल्सो सिल्क बिकम द फेमस एमंग द रूलर एंड द रिच पीपल, यानी कि जो अमीर अमीर लोग थे या जो राजा थे उनके बीच में सिल्क काफ़ी फेमस हो गया, ठीक है। कह रहा जो टेक्निक थी जिसकी वजह से सिल्क बनाया जाता था, पहली बार डेवलप कहाँ हुआ? चाइना में, ठीक है। वही कह रहा द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर हो गई लगी, यानी कि 7000 साल पहले जो सिल्क का यानी कि डिस्कवरी हुई थी, कहाँ पर हुई थी? चाइना में हुई थी, ठीक है। पहली बार उन लोगों ने सिल्क बनाया था। मेकिंग सिल्क रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म क्या होते हैं? छोटे छोटे अंडे होते हैं, हमने पढ़ा है साइंस में, ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक में। हमने वहाँ पर देखा कि कैसे सिल्क बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चाइनीज़ लोग थे सिल्क बनाते थे और पूरे देश में, यानी कि अलग अलग देशों में वो लोग व्यापार करने जाते थे। तो पहली बार कहाँ पर सिल्क बना था? चाइना में, ठीक है। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, कह रहा है कि लगभग 5500 सिल्क से जो अंडा होता था, हमने साइंस में देखा है कि कैसे उस अंडे छोटे छोटे अंडे से कपड़ा बनाया जाता। तो वही कह रहा है कि 5000 लगभग 5500 सिल्क के अंडों से लगभग 1 किलो रॉ सिल्क प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। यानी कि 1 किलो कपड़ा बनाने के लिए, जैसे आप लोग जो कपड़ा पहने हैं, तो 1 किलो कपड़ा बनाने के लिए सिल्क का लगभग 550 अंडे लगते थे। सोचो, 550 नहीं 5500 अंडे लगते थे 1 किलो का सिल्क रॉ बनाने के लिए, यानी कि 1 किलो का साड़ी बनाने के लिए 5500 अंडे लगते थे उस समय में, जो कि अभी भी लगते हैं, ठीक है। फॉर 1000 ईयर्स चाइनीज़ केप्ट द नॉलेज ऑफ मेकिंग अ सीक्रेट, यानी कि काफ़ी सालों तक, यानी हज़ारों सालों तक चाइनीज़ वाले जो लोग थे चाहते थे कि हमारा बस बिजनेस बढ़े। इसी वजह से जो चाइनीज़ कैसे बनता है, यानी कि जो सिल्क कैसे बनता है, इसका सीक्रेट अपने पास रखते थे, यानी कि राजाओं को पूछने के बावजूद वो लोग नहीं बताते थे कि कैसे बनता है, ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी मतलब टाइम तक, हज़ारों सालों तक जो सिल्क बनाने का प्रक्रिया है वो चाइना में चीज़ चलती रही, मतलब दूसरे देश में जाने ही नहीं दिया इन लोगों ने, कहीं हमारा बिजनेस ठप ना पड़ जाए। बट लेटर, बाद में, some people who went to distant land carried silk with them, the path they followed and known as the silk route। बाद में क्या हुआ, मतलब हज़ारों 2000 साल बाद इन्होंने क्या किया कि जो सिल्क अलग अलग देशों को बेचना था तो काफ़ी दूर दूर रास्ता था। जैसे अभी इंडिया से अमेरिका जाना है तो काफ़ी दूर का रास्ता है, 3-4 दिन या महीने लग जाते थे सिल्क के रास्ते में। तो इन्होंने क्या किया, बनाना शुरू किया सिल्क को अपने जहाज़ पे ही, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे लोग जानने लगे कि सिल्क कैसे बनता है और सिल्क मतलब कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब जिस रास्ते से वो ले जाते थे सिल्क को, उसी को हम सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क यानी कपड़ा जो शाइनी होता है और काफ़ी स्मूथ होता है, जो राजा पहनते थे। कहाँ बनता था? पहली बार चाइना में। और काफ़ी सालों तक इन्होंने क्या रखा, सीक्रेट रखा था कि ये तरीका कोई जान ना पाए कैसे सिल्क बनता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने जान दिया और जिस रास्ते से सिल्क जाता है उसी को हम सिल्क रूट कहते हैं। कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि जो सिल्क था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव यानी कि महंगा था उस समय में, क्योंकि इसको जैसे कैरी करना काफ़ी मतलब महंगे का सौदा होता था। अब सोचो चाइना से ले जाकर किसी दूसरे देश में ले जाना है, ठीक है, एक डेंजरस रास्ते के जरिए, यानी कि समुद्र के जरिए, जहाँ पर कोई भी घटना हो सकती है। इसकी वजह से जो सिल्क था उस समय में गरीब लोग नहीं पहन पाते थे, राजा लोग और अमीर लोग ही पहन पाते थे उसको, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था, ठीक है। इसलिए पूछा है कि सिल्क वॉज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम बिकॉज इट हैड ब्रॉड फ्रॉम चाइना टू अलग अलग मतलब देश में उस माउंटेन्स के जरिए, डिजर्ट के जरिए, समुद्र के जरिए, तो काफ़ी खतरनाक होता था। इसकी वजह से सिल्क काफ़ी एक्सपेंसिव था। मोर एवर पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट एंड डिमांड पेमेंट फॉर अलोइंग ट्रेडर टू पास थ्रू, यानी कि उसमें खतरा भी होता था। जैसे आप सिल्क ले गए, ठीक है, दूसरे देश में, उस राजा ने क्या किया, सिल्क ले लिया और एक पैसा भी नहीं दिया, तो क्या हुआ, आपका घाटा हो जाएगा। इस तरीके से एक तरह का मतलब रिस्क भी रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से सिल्क काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया उस समय में। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि बहुत सारे राजा ऐसे थे जो सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहते थे। जैसे क्या था, सिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था उस समय में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े बनते थे, तो राजा जब वो कपड़ा पहनते थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था उनको। तो वो चाहते थे, जो राजा थे उस समय के अलग अलग जगह पे, वो चाहते थे कि सिल्क रूट को क्या करते कंट्रोल कर सके, ताकि जो सारा सिल्क आए वो मेरे देश में आए। तो अलग राजा इसके लिए भी लोगों ने क्या किया, लड़ाई किया। दिस इज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट ब्रॉट बाई द ट्रेडर्स।
ठीक है। जब वो सिल्क रूट को कंट्रोल कर लेंगे तो जितना भी सिल्क आएगा उनके ही राज्य में आएगा और उनको काफ़ी अच्छा होगा और फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। इन रिटर्न दे प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स इन देयर किंगडम्स फ्रॉम द रोवर्स। जब वो कंट्रोल कर लेते थे सिल्क रूट तो वो कहते थे ट्रेडर्स को, व्यापारी को कहते थे कि आप जितना भी सिल्क लाते हैं आप हमें दीजिए और हम आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे जब आप चाइना से सिल्क लाएंगे तो, ठीक है। जैसे क्या होता था, मान लो कोई एक व्यापारी आया, ठीक है, किसी राज्य में आया और वहाँ का राजा क्या किया, उस सिल्क रूट को कंट्रोल कर लिया, तो जो व्यापारी होगा उसको राजा बोलेगा कि आपका जितना सिल्क है वो हमें दीजिए और जब आप दोबारा आप आएंगे इस राज्य में चाइना के होते हुए तो आप पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, हमारे सैनिक आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से राजा भी क्या करते थे, कंट्रोल करते थे सिल्क रूट को। अब आते हैं धर्म पे, यानी कि जो मौर्य पीरियड खत्म हुआ उसके बाद धर्म पे क्या असर पड़ा। कह रहा बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस क्या बोलते हैं कि धर्म बन गए थे उस समय में, ठीक है। यानी जो हिंदू धर्म था, ठीक है, वो और बुद्धिज़्म हर जगह पे, हर क्या बोलते हैं कि हर शहर में, हर अलग अलग कंट्री में ये फेमस हो रहा था, क्योंकि ये कुछ ऐसा था इसमें जो लोगों को पसंद आ रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धिज़्म का, ठीक है। बुद्धिज़्म क्या क्या था, तो कह रहा है कि जब ये लोग राजा आए तो बुद्धिज़्म जो था काफ़ी फेमस था, तो इन लोग को बुद्धिज़्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन राजाओं ने। पहला पार्ट क्या था, हिनायाना, और दूसरा था महायाना। जो हिनायाना था वो काफ़ी सिंपल बुद्धिज़्म था, यानी कि जो बुद्धिज़्म के कुछ रूल्स थे उसको हटा दिए गए थे, ठीक है। जैसे बुद्धिज़्म था उनमें कई सारे रूल्स थे तो उन रूल्स को बांट दिया गया, तो इससे ऐसे ही मतलब बुद्धिज़्म को भी बांट दिया गया हिनायाना और महायाना में। तो हिनायाना था जो काफ़ी सिंपल था और महायाना काफ़ी वजह मतलब क्या कहते थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, जिसमें से कई सारे रिचुअल्स थे, यानी कि उन लोग को पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करना पड़ता था। तो इस वजह से महायाना काफ़ी डेवलप हुआ फ्रॉम बुद्धिज़्म में, जिसमें काफ़ी सारे रिचुअल्स थे। रिचुअल्स यानी कि क्या बोलते थे, मेथड थे कई सारे पूजा करने के लिए। तो याद रखिएगा कि बुद्धिज़्म को इन राजाओं ने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला नाम था हिनायाना, ठीक है, हिनायाना, और दूसरा था महायाना। क्योंकि हिनायाना काफ़ी क्या था, सिंपल था, और महायाना काफ़ी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसमें कई सारे क्या थे, रिचुअल्स थे। दिस 2 फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है 2 डिस्टिंक्ट फीचर। कह रहा है ये दोनों जो धर्म है हिनायाना और महायाना, इनके अलग अलग फीचर्स यानी कि विशेषताएँ हैं। क्या विशेषताएँ हैं देखते हैं। पहला देखते हैं डिफरेंस क्या है। हिनायानम क्या होता था, हिनायाना बुद्धिज़्म में जो काफ़ी सिंपल था, उसमें क्या होता था कि बुद्धा का एक इस तरीके से मूर्ति बनाया जाता था और उसमें कुछ साइन लगा दिया जाता था। साइन यानी कि कुछ मतलब अलग तरह से साइन लगा दिए जाते थे, जिसके वजह से उनको पता चलता था कि ये क्या है, हिनायाना बुद्धिज़्म है। साइन क्या था, इलाइनमेंट ऑफ गॉड, यानी कि जैसे वो जब बिहार में गए थे जहाँ को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस तरीके से वो बुद्ध मतलब कि मेडिटेशन में लीन दिखाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है इनलाइटमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज सोन बाय द स्ट्रक्चर बाय द पीपल ट्री, यानी कि आसपास उनके जो है पीपल पेड़ दिखाई देते हैं और पीपल पेड़ के नीचे बैठते हैं और इस तरीके से मतलब साइन होती थी उन मूर्तियों में, तो उनको हिनायाना बुद्धिज़्म कहते थे। अब आते हैं महायाना बुद्धिज़्म में क्या होता था, जो स्टैट्यू होती थी यानी कि जो मूर्ति होती थी वो बुद्धा की बनी हुई होती थी, मतलब उसमें पेड़ वगैरह नहीं रहते थे, उसमें साइन वगैरह नहीं रहते थे, जिसकी वजह से ये कहाँ पर ज़्यादातर बनता था, मथुरा और टैक्सिला में। टैक्सिला और मथुरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर ये बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी। तो जो महायाना था उसमें मतलब साइन वगैरह नहीं थे, लेकिन हिनायाना में काफ़ी ज़्यादा साइन वगैरह थे, यानी कि पीपल का पेड़ था, मेडिटेट करते दिखाया जाता था कि जो लॉर्ड बुद्धा वो मेडिटेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जो महायाना बुद्धिज़्म था, ठीक है, उसमें लोग विश्वास करते थे बोधिसत्वानास को, यानी कि बोधिसत्वाना भी एक तरह का ऐसा धर्म है, ठीक है, जो कि आपको भी इनलाइटमेंट मिल सकती है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, एक आइसोलेशन में। आइसोलेशन यानी कि आप अकेले रह रहे हैं कई सालों तक और मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो आपको भी क्या होगा, बुद्धा जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह था महायाना बुद्धिज़्म, ठीक है। और जो हिनायाना था वो था सिंपल से था, मतलब उसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स नहीं थे कि आपको जाना है पहाड़ों पे मेडिटेट करना हज़ारों सालों तक, इस तरीके से उसमें कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये 2 मेन फीचर्स थे, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग बुद्धिज़्म के 2 फॉर्म थे, हिनायाना और महायाना। अब बताएं एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिज़्म का कैसे प्रचार हुआ अलग अलग कंट्री तक, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि कैसे बुद्धिज़्म को क्या बोलते हैं, अशोका ने क्या किया था, अपने पूरे भारत में फैला दिया था। उस अशोका के बाद कौन आया था, कनिष्क आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा राज्यों में, रसिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, इंडिया में राज किया था, ठीक है, अफगानिस्तान में राज किया था। तो कनिष्क भी क्या था, भक्त था बुद्धिज़्म का। तो इसने भी मतलब बुद्धिज़्म के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में फैलाया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी पसंद आया ये बुद्धिज़्म का, ठीक है। तो जो कनिष्क था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो इसने क्या किया, अलग अलग बुद्धिज़्म का यानी कि बुद्ध का पेंटिंग बनवाया, ठीक है, मूर्ति बनवाया, उनके बारे में लिखवाया आम भाषाओं में, ताकि लोग उनके बारे में जान सके और उनको फॉलो कर सके। इसकी वजह से क्या हुआ, बुद्धिज़्म काफ़ी फैल गया अशोका और कनिष्क की वजह से, ठीक है, अलग अलग देशों में। वही कह रहा है बुद्धिज़्म स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया।
किसने फैलाया था पूरे भारत में? अशोका ने। और पूरे विदेशों में किसने फैलाया था? कनिष्क ने। डजन ऑफ केव्स वर हॉलोड बाय द आउट ऑफ मॉन्क्स लिव इन दिस केव्स वर मेड बाय द किंग क्वीन मर्चेंट एंड फार्मर्स। कह रहा कि जो अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब भारत के पार्ट्स में एक अलग अलग मतलब मंदिर बनवाया गया है बुद्ध के, ठीक है। मंदिर एक तरह का मतलब केव्स कर सकते हैं, गुफा बनवाया गया जहाँ पे लोग जाते थे और बुद्धिज्म को यानी कि भगवान बुद्ध को ध्यान में रख के पूजा करते थे, ठीक है। ये लोग जो केव्स थे कौन बनाता था? राजा बनवाते थे, रानियाँ बनवाती थी, जो यहाँ के किसान थे वो बनवाते थे, या मर्चेंट वगैरह यानी कि जो बिजनेसमैन थे वो बनवाते थे, ठीक है। तो बुद्ध उस समय में काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, यानी कि जो उनका धर्म था वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था पूरे वर्ल्ड में। कह रहा है कि नॉर्थ के अलावा जहाँ कनिष्क जहाँ पर राज करता था उनके अलावा भी श्रीलंका में, म्यांमार में, श्रीलंका कहाँ पर है? साउथ की ओर है, म्यांमार भी साउथ की ओर, थाईलैंड भी साउथ को, इंडिया में, इंडोनेशिया में, अनदर पार्ट्स ऑफ सदर ईस्ट एशिया। मतलब कि धीरे धीरे नॉर्थ के बाद भी साउथ के में जितना पड़ोसी थे देश थे उनमें भी ये फैलता चला गया, क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसा मतलब धर्म है जो कोई भी अगर इसको अच्छे से जान लेगा तो उसको फॉलो करने लगेगा, ठीक है। गौतम बुद्ध भगवान ही उनको भगवान का नाम दिया गया था, जाहिर सी बात है उनके धर्म में कुछ सॉलिड ची बातें रही होंगी जिसकी वजह से लोग काफ़ी फॉलो करने लगे। सिमिलरली द वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट सतवारम बिकम वेरी पॉपुलर स्पेशली इन सेंट्रल एशिया, चाइना एंड कोरिया एंड जापान। इस समय में देखा जाए यानी कि 2022 देश में देखा जाए तो चाइना में, ठीक है, जापान में और कोरिया में सबसे ज़्यादा पूजा किया जाता है बुद्ध का अभी भी, इस समय में भी। मतलब देखा जाए तो हैं बुद्धिज्म भगवान कहाँ के? भारत के ही हैं, ठीक है। नेपाल में उनका जन्म हुआ था और यहाँ के मतलब कि सारे भारत में उन्होंने क्या किया था? टीच किया था, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि हर जगह पे यानी कि पूरे वर्ल्ड में इन्होंने फेमस हो गए, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पूजा इनकी जो की जाती है वो चाइना, जापान और कोरिया में की जाती है, ठीक है। अब आते हैं पिलग्रिम्स, जो कि लास्ट टॉपिक है अपना। पिलग्रिम्स हमने स्टार्टिंग में बताया था इंट्रो में कि पिलग्रिम्स वो लोग होते हैं जो अलग अलग धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं अलग अलग जगहों पे, या वो लोग होते हैं जो एक देश से दूसरे जगह पे जाते हैं क्या करने? पूजा पाठ सीखने अलग अलग धर्म का, तो उन्हें पिलग्रिम्स कहा था, यानी कि तीर्थयात्री। तो ये लोग होते थे कौन? पिलग्रिम्स। अब इसमें से कुछ इंडिया आए थे घूमने चाइना से, जैसे इंडिया में कौन बहुत सारे धर्म थे, बुद्धिज्म था, ठीक है, हिंदुज्म था। तो इन धर्मों को जानने के लिए मतलब और अच्छे से डिटेलिंग में जानने के लिए कुछ चाइना से लोग आए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इस धर्म को सीख के और अपने देश में जाके यानी कि चाइना में जाके उसके प्रचारक बने। कौन कौन लोग थे ये? चाइनीज़ बुद्धिस्ट थे जिसको पिलग्रिम कहा, यानी कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स कहा गया, यानी कि चाइना से आए हुए लोग तीर्थयात्री। कौन थे? पहले थे फाजियान, जो कि 1600 साल पहले आए थे, आज से 1600 साल पहले आए थे। कौन? फाजियान। ये आपके एमसीक्यू में आएगा तो इसको ध्यान से रख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले पिलग्रिम्स कौन थे? जो चाइना से आए थे, फाजियान आए थे 1600 साल पहले। डेट नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा उनका नाम क्या था, तो फाजियान। दूसरे थे जुआन जैंग, जो कि 1400 साल पहले आए थे, क्या नाम था? जुआन जैंग, ठीक है। तीसरे आए थे आई क्विंग, लगभग 1350 साल पहले आए थे, तो ये ऐसा आई थी शायद, ये लड़की थी, ठीक है। बाकी ये दोनों पुरुष थे। तो वही कह रहा है कि जो पिलग्रिम्स थे औरतें और पुरुष दोनों होते थे, ज़्यादातर पुरुष ही होते थे क्योंकि औरतों के मतलब पहले उतना ट्रैवल नहीं करते थे। तो चाइना से 3 पर्सन आए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे अपने देश में जाकर, क्योंकि यहाँ से सीख कर गए और अपने देश में क्या किए? प्रचार किए बुद्ध का और हिंदुज़म का। तो ये 3 ऐसे बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं लीडर थे जो चाइना से आए थे भारत में सीखने के लिए। सोचो हमारा भारत कितना महान है, ठीक है। तो फाजियान, जुआन जैंग और आई क्विंग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि जो पहला जो दूसरे क्या थे चाइना के जो पिलग्रिम्स थे यानी कि तीर्थयात्री थे जिसका नाम था जुआन जैंग, इन्होंने क्या किया कि ये बुद्धा से इतना बुद्धिस्ट धर्म जो था इतना यानी कि इंस्पायर हुए यानी कि प्रभावित हुए, जब ये वापस गए, ठीक है, यानी कि चाइना गए, तो इन्होंने अपने साथ बुद्धा का मूर्ति लेकर गए जो कि किससे बना था? सोल्डर से बना था, सिल्वर से बना था, सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी से बना था। और इन्होंने लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट लिखी बुद्धा के बारे में, जो बाद में जाके चाइना में जाके संस्कृत की भाषाओं में से लेकर चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया। जैसे इंडिया में संस्कृत चलता था उस समय में, संस्कृत चलता था भाषाएं, तो इन्होंने किया कि संस्कृत को सीखा, सीखने के बाद 600 मैन्युस्क्रिप्ट लिखी। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा गया हो, ठीक है। तो इन्होंने 600 किताबें लिखी और 600 किताबों को लिख कर इन्होंने कहाँ ले गए? चाइना में ले गए, जिसको इन्होंने संस्कृत से चाइनीज़ भाषा में लोगों को समझाया है। समझाने के बाद उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा, जिसकी वजह से चाइना में अभी तक बुद्धिज्म का पूजा हो जाता है। जिस तरीके से जुआन जैंग ने प्रचार किया किसका? बुद्धिज्म का। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जितने 3 आए थे यानी कि जुआन जैंग, फाई जुआंग, जो भी आए थे जुआंग जैंग करके, वो कहाँ पर रुके थे? नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, ठीक है। नालंदा में काफ़ी ज़्यादा मतलब उस समय में था चीज़ें जो कि बुद्धिज्म के बारे में बताता था, ठीक है। इस तरीके से ये लोग नालंदा में काफ़ी ज़्यादा स्टडी किए, जो कहाँ था? बिहार में था। तो यार देखिएगा
नालंदा कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है बुद्धि के मोनेस्ट्री के बारे में, मतलब बुद्धिस्ट के बारे में वहाँ काफ़ी ज़्यादा कुछ रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इस समय में, वहाँ के जो टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, हाईली टैलेंटेड थे, मतलब उनको मुँह ज़बानी हर चीज़ याद रखती थी, ठीक है, जो नालंदा के टीचर्स थे उस समय में। कह रहा वहाँ के जो मतलब गेट कीपर्स होते थे, यानी कि जो वहाँ के चौकीदार होते थे, उनको भी इतना नॉलेज था कि वो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जिसमें से 10 में से 7-8 लोग बता ही नहीं पाते थे उस क्वेश्चन को। तो उस समय नालंदा काफ़ी फेमस था, जो भी बाहर से आता था पिलग्रिम्स वहाँ पे नालंदा में जाके रुकता था और पढ़ाई करता था। ये होता है बुद्धिज्म। अब आते हैं हिंदुज़म पे कि हिंदुज़म का कैसे प्रचार हुआ। तो कह रहा है ड्यूरिंग 200 BC, यानी कि क्राइस्ट के 200 साल पैदा होने के पहले और 300 साल पैदा होने के बाद, यानी कि 305 साल, यानी कि 500 सालों तक आर्यन और हिंदू, आर्यन कौन थे, ये बाहर से आए थे, हम लोगों ने देखा था किसको तबाह किए थे, हड़प्पा सिटीज़ को, ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो आर्यन और हिंदू काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, यानी कि बढ़ाए इस धर्म को, हिंदुज़म को पूरे किंगडम से। साउथ में पूरी तरह से ये लोग फैल गए थे हिंदुज़म को लेकर। तो कब फैला था, 200 BC से लेकर 300 AD तक किसने फैलाया था, आर्यन और हिंदू लोगों ने, ठीक है। कह रहा है कि ये ज़्यादातर कहाँ पर फैला, साउथ में, जिसमें साउथ में के राजा थे सतवाना, भी हमने देखा है। सतवाना कौन थे, इस तरह के राजा थे जो अपने ही राजा को मार के आगे आए थे, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचार किया हिंदू धर्म का, ठीक है, अपने टाइम में साउथ में। बाय दिस टाइम हिंदुज़म हैड अंडरगोन मेनी चेंजेस, मतलब जब सतवाना आए थे, जब प्रचार कर रहे थे हिंदुज़म का, तो हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। किसने किया था, सतवाना ने किया था, वो राजा थे, कुछ भी कर सकते थे। पीपल नाउ मेनली वर्शिप लॉर्ड शिवा, जो उस समय के लोग थे, यानी कि जो हिंदुज़म मानते थे, वो किसकी पूजा करने लगे, शिवा की, विष्णु की, और गॉडेस लाइक दुर्गा, जो दुर्गा पूजा होती है, ऐसे मतलब देवी देवताओं को लोगों ने क्या किया, मानना शुरू किया। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस बिकम लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि जो पूजा वगैरह पाठ था वो काफ़ी कम हो गया है, मतलब बस उनको पूजा मानना था कि हाँ इन देवता हैं और उन देवता में क्या रखना है, विश्वास रखना है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा साउथ में। एंड इंडिया दैन बिकम वेरी पॉपुलर दिस टाइम, लविंग डिवोशन ऑफ गॉड, यानी कि आपका बस भक्ति होना चाहिए उस देवता के प्रति। आप जो भी देवता को भी मानते हैं उस देवता के प्रति क्या होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, जिसकी वजह से देवता आपको ऊपर खुश होगा और आपको उन्नति देगा। इस तरीके से हिंदू धर्म काफ़ी फेमस हुआ। अब आते हैं भक्ति, यानी कि जब जो हिंदुज़म को लोग फॉलो करते थे वो कैसे भक्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, ठीक है। कृष्ण का, अर्जुन का, सब लोग पूजा करते थे अपने धर्म को काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे अपने धर्म को लेकर। वो लोग मानते थे कि अच्छाई पे बुराई की हमेशा जीत होती है, जैसे रामायण था ना, रामायण महाभारत, तो वैसे ही ये लोग कहानियाँ पढ़ते थे, उसमें काफ़ी फेमस हुआ रामायण और महाभारत, जिसकी वजह से लोग हिंदुज़म में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखने लगे साउथ के लोग। फिर धीरे धीरे ये क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ फैलता चला गया, ठीक है। देखते हैं फीचर ऑफ भक्ति, यानी कि भक्ति की क्या विशेषताएं थी। पहला विशेषता है लविंग डिवोशन, यानी कि उस देवता के प्रति क्या रखना, भाव रखना, यानी कि पूजा पाठ वगैरह ना करके सिर्फ भाव रखें, आप उनके अंदर विश्वास करें। नेक्स्ट आता है भक्ति का फीचर स्पिरिचुअल इमेज। स्पिरिचुअल इमेज वो होता है जिसकी वजह से, जैसे आप जिस देवता को मानते हैं, वैसे क्या होता है कि आप शिव को मानते हैं, ठीक है, शिव, कृष्णा को या दुर्गा को मानते हैं, तो उस देवी या देवता का जो पिक्चर होता था, यानी कि जो इमेज होता था, आप एक जगह पर रखते थे और उस रख के उनका एक घर बनाते थे, जिसको बाद में क्या कहा गया, टेम्पल, यानी कि मंदिर कहा गया, ठीक है। इस तरीके से देवी देवताओं का इमेजेस को, यानी कि फ़ोटो को मंदिर में रख के उनकी पूजा की जाती थी। फिर बाद में उनका मूर्ति वगैरह बनने लगा, जिसकी वजह से आज तक हमारे फेमस है, जो हर मंदिरों में उनकी मूर्ति रखी जाती है। किसी भी देवता जिसको आप मानते हैं, जिसकी आप पूजा करना चाहते हैं, तो हर देवता लगभग आज के टाइम पे हर देवता या देवी का मंदिर है, जो कि पहले से धीरे धीरे बनता चला आ रहा है। फिर आता बिगिनिंग ऑफ टेम्पल, इस तरीके से टेम्पल बनना शुरू हुआ, यानी कि मंदिर शुरू हुआ जहाँ पर देवी देवताओं को रखा जाता था और वहाँ पे पूजा की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, ठीक है। तो पहले फोटो होती थी, ऐसे रैंडमली बना दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जो कलाकार थे क्या कि मूर्ति बनाने लगे उन देवी देवताओं को, ठीक है। तो और ज़्यादा काफ़ी क्या हुआ, डिवोशन पैदा हुआ, भक्ति जागी लोगों के अंदर, तो ये और ज़्यादा फैलता गया हिंदुज़म, ठीक है। अब आते हैं यूनिवर्सैलिटी,